हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे से कश्मीर को लेकर एक सर्वदलीय बैठक जारी है और इसी मुद्दे पर अब ममता बनर्जी का एक बयान आया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनने की क्या जरूरत थी। सुनाते हैं आपको। स्टेटहुड छीनना क्या जरूरत था? लोगों तो पहले आजादी लोगों को चाहिए। आजादी अगर छीन के लेता है तो सब आजादी तो चला जाता है ना। ये तो देश के लिए कोई काम पे नहीं आया। उपरंत 2 साल कश्मीर में कोई टूरिस्ट भी जाने नहीं पाया और देश के लिए भी एक इज्जत का सवाल। देश का बहुत बदनाम भी हुआ है, जैसा वैक्सीन के लिए बदनाम भी हुआ है, इसका लिए भी हुआ है। अब ममता बनर्जी इसके अलावा कुछ बोलेंगी, इसकी उम्मीद कम से कम बीजेपी के लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि आज़ादी चाहिए लोगों को, बदनामी हुई है, स्टेटहुड क्यों ले लिया, 2 साल से टूरिस्ट नहीं गए। अब वो 2 साल में उन्होंने वो 1.5 साल तो जोड़े ही नहीं, जो कि कोरोना की वजह से लोग कश्मीर क्या और दुनिया के किसी कोने में कोई कहीं नहीं जा पाया। बहरहाल उनका रोल इसी का है, यही बात कहने का है तो वो ये कहेंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप मलिक साहब भी जुड़ गए हैं। मलिक साहब, स्वागत है आपका। आप मेरी को सुन पा रहे हैं? वैदिक जी, माफ कीजिएगा, वैदिक जी, वैदिक जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, इसको जरा ठीक करें। तो मैं जनरल मलिक आपसे, ये हालांकि पॉलिटिकल व्यक्ति का बयान है, लेकिन अब तो मुझे लगता है आप रिटायरमेंट के इतने अरसे बाद बोल सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज पर, कि उनका कहना कि हमारी बड़ी बदनामी हुई और इससे मिला कुछ नहीं और लोगों की आजादी छीन ली स्टेटहुड छीन करके। हम है गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसी बातें करना, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कश्मीर के मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी था। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, ये मेजर पॉलिटिकल इशू थी और है। और इसलिए जो कदम लिया गया है, डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कदम लिए हैं, वो एक ब्रेक थ्रू है। और उसका अभी तक जो देखा गया है पिछले 2 सालों में, तकरीबन 2 सालों में, वो उसका फायदा भी हम सामने देख रहे हैं। और मैं इस बात को वेलकम करता हूं कि ये जो कदम लिया अगस्त 2019 में, वो एक अच्छा कदम था, एक ब्रेक थ्रू थी, एक नया इनिशिएटिव था, पॉलिटिकल इनिशिएटिव कश्मीर के इतने पुराने मामले को सुलझाने का। तो ये उनकी बात अपनी जगह पर है, और मेरा जो अपना विचार है मैंने आपको बता दिया। जी, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं अगर वैदिक साहब तक हमारी बात जारी है। वैदिक साहब, स्वागत है आपका। सौरभ बोल रहा हूं, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही जी। वैदिक साहब, इनमें जितने नेता यहाँ पर दिख रहे हैं, इनमें से बहुतों के साथ आपके अपने परिचय भी होगा, अच्छे संबंध भी होंगे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनके वालिद साहब, पिता जो थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, गृहमंत्री रहे देश के, वो भी। अब ये बताइए कि इन लोगों से हम क्या हासिल करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जब उनकी बातें सुनेंगे तो आज इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकलेगा? आज इस बैठक का कुछ भी ठोस निष्कर्ष निकलना मुझे काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गुपकार संगठन की जो बैठक हुई थी उसमें इन लोगों ने फैसला किया है, और जैसा कि तारिक आमीन कह रहे थे कि हम धारा 370 को वापस करने के लिए कहेंगे, 35A को वापस करने के लिए कहेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि केंद्र सरकार के नेताओं को, और खास करके नरेंद्र भाई को चाहिए कि इन नेताओं से एक एक करके बात करे और उनको समझाए कि धारा 370 रहने से कोई फायदा उनको है नहीं और हटने से कोई नुकसान नहीं। ऐसा ही 35A के बारे में भी। अब वो पुरानी एक 70-75 साल पुरानी एक लीग को पकड़े हुए हैं, उसको पकड़े रहने से क्या फायदा है? आगे बढ़ना चाहिए। कश्मीर के उस समय जो हाल थे उसको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने ये विशेष प्रावधान कर दिए थे उनके लिए। अब वही हाल वो आगे भी 100-200 साल तक क्यों बनाए रखना चाहिए? अरे जैसे और प्रांत थे मुल्क के, वैसे वो रहे।
कश्मीर को एक बीमार प्रांत की तरह, एक बच्चा प्रांत की तरह, एक शिशु प्रांत की तरह, गोद में खिलाए रखने वाले प्रांत की तरह जी। क्यों बना के रखना चाहते? जैसे और प्रांत हैं वैसे नहीं, प्रांत वो तो हैं, जैसे और वैदिक जी, वो तो भारत सरकार ने काम कर दिया। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जितने लोग हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री समझाएं, अगर प्रधानमंत्री कोशिश भी करें तो क्या ये समझने वाले हैं? हाँ, मेरी जो इनसे बात होती है, इन नेताओं से और हुर्रियत के सभी नेताओं से, एक जमाने में मैं प्रधानमंत्री से बातचीत करवाता था, उनकी अटल जी से भी और नरसिंह राव जी से भी, तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत अतिवादी रवैया है उस पर बहुत असर पड़ता है, बदलता है रवैया, और सरकार का भी रवैया उनके प्रति जो सख्त होता है वो भी नरम होता है। जैसे कि हुर्रियत वालों को विदेश जाने की अनुमति मैंने दिलवाई, तो सरकार पहले बहुत सख्त थी उस मामले में, लेकिन फिर सरकार ने अनुमति दी। लोगों ने कुछ दुरुपयोग भी किया उस अनुमति का जी, लेकिन सरकार सावधान। ऐसे ही हुर्रियत वालों ने भी अपनी राय बहुत बदली। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई ने ये बेहतर काम किया है कि इनको बुलाया है और बात करने की कोशिश की है। हो सकता है कि बात अभी सफल न हो, बाद में हो लेकिन वो जाए। जिस चलिए, तरह एक पहल की जरूरत थी, जैसा आपने कहा, वो पहल हुई, ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। जनरल दुआ, मैंने कई सीनियर आर्मी जनरल्स को या और फोर्सेस के लोगों को जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, ये कहते हुए सुना है कि कश्मीर में स्थायी शांति के लिए लोगों की उम्मीदों का राजनीतिक तौर पर निराकरण हो, पॉलिटिकल एस्पिरेशन उनकी पूरी हो, यह बहुत जरूरी है, और इसीलिए वहां पर हमेशा के लिए आप सेंट्रल रूल लगा दें, यह कोई सोल्यूशन नहीं है। आप सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल। कश्मीर ही क्यों, हर उस जगह के, हर प्रांत के लिए, हर जगह के लिए एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एस्पिरेशंस लोगों की पूरी करना बहुत बिल्कुल अनिवार्य है, जरूरी है। कश्मीर में की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से अब एक सेंट्रल रूल किया हुआ है। वजह जो रही है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वो सेंट्रल रूल, और सरकार का भी मानना है कि सेंट्रल रूल हमेशा के लिए नहीं है। सेंट्रल रूल हटा दिया जाएगा, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी की जाएंगी जब समय ठीक होगा। समय कैसे ठीक होगा? सिक्योरिटी सिचुएशन काफी हद तक काबू में है, डेवलपमेंट प्रोसेस काफी हद तक बेहतर है पहले से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कई चीजें चल रही हैं। अब मैं डिस्कशन को एक्सपेंड नहीं करूंगा, और अब जो प्रोसेस है वो उसकी एक शुरुआत है, जैसा सभी लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत है, एंगेजमेंट है, आज इन लीडरों से है, जो शुक्र है कि वो लोग मान गए। पहले कुछ आनाकानी हो रही थी, आज इन लीडरों से, कल इसका सर्कल बढ़ाया जाएगा और एंगेजमेंट होगी और पॉलिटिकल प्रोसेस आगे लिया जाएगा, और ये बिल्कुल जरूरी है। आपकी बात से मुझे एक इंपॉर्टेंट सवाल याद आया, मैं पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, फिर जनरल मलिक से। अभी जैसे वैदिक जी ने कहा कि एक जमाने में हुर्रियत के नेताओं की बातचीत हुआ करती थी प्रधानमंत्रियों से, उसका हिस्सा वैदिक साहब भी कई बार रहे हैं। आज वो सारा सेपरेटिस्ट जो तबका है कश्मीर का, वो सब इस वक्त नजरबंद है, कोई नजर नहीं आता, किसी के बयान नहीं आते, ना छपते ना दिखते। ये काम क्या पहले हो जाना चाहिए था? और कश्मीर में शांति के लिए क्या ये भी एक बड़ा, इसका भी बड़ा योगदान है? पहले जनरल दुआ। देखिए, टाइम की बात है, अलग अलग स्टेजेस में रहे हैं। पिछले 30-32 साल से हमने इस प्रॉब्लम को देखा है करीब से, और एक टाइम था जबकि हुर्रियत के नेता भी एंगेजमेंट का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले, मैं सिर्फ इस सेंट्रल रूल की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पहले भी अब हम देख रहे हैं कि काफी हद तक वो उनकी इंपॉर्टेंस या उनकी एंगेजमेंट, उनकी आपस में इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम हो रही है। जब वो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भी गई थी 2016 में, बुरहान वानी के एलिमिनेशन के बाद जब काफी वायलेंस हुई थी, तब भी वो हुर्रियत वाले ना उनसे मिले, ना वो हुर्रियत वालों से मिले। मैं तब से देख रहा हूं, मैं इसके आगे और पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि इस पॉलिटिकल पार्टी से आगे बढ़ करके, वेदर सिविल सोसाइटी है और ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब भी इसमें शामिल की जानी चाहिए और शायद की जाएंगी आइंदा वाली। जनरल मलिक, आपको भी लगता है कि आगे जाकर के जो और हार्डलाइन तबका है, हुर्रियत है या और सेपरेटिस्ट लोग हैं जो अभी नजर नहीं आ रहे हैं, उनको भी एंगेज करने की जरूरत पड़ेगी हमें, या नहीं, या उनको बिल्कुल साइडलाइन ही करना चाहिए?
देखिए, हुर्रियत की एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। और वैदिक साहब की मैं इज्जत करता हूं जो उन्होंने उस वक्त काम किया, लेकिन उसके बाद में इसमें कोई शक नहीं है कि हुर्रियत वाले जो थे वो नेशनल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट की तरफ काम नहीं कर रहे थे। और जब वो कोई भी तबका नेशनल इंटरेस्ट को या स्टेट इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं करता है तो उसको नेचुरली, और वैसे भी मैं समझता हूं कि दे वर लूजिंग क्रेडिबिलिटी। एक्सेप्ट फॉर द वैली, उस वक्त हुर्रियत की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई थी? तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो ठीक किया गया कि उनको साइडलाइन किया गया। और अगर उनकी एटीट्यूड बदलती है तो दे आर वेलकम टू टॉक, बट इफ दे कंटिन्यू विद दैट सेम ओल्ड एटीट्यूड जो गिलानी साहब ने अडॉप्ट की हुई है, तो देन आई एम अफ्रेड दे हैव नो प्लेस फॉर द डेवलपमेंट और मूविंग फॉरवर्ड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सॉल्यूशन। एक बार अगर देवेंद्र हमें सुन रहे हैं तो, अगर हमारे साथ हैं तो ये सवाल मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा। देवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी, अभी चर्चा ये चल रही है कि क्या अभी तो ये पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकात हुई है, इसके बाद क्या जो दूसरा हार्डलाइन तबका है जिसमें हुर्रियत है और बाकी नेता हैं, उनको भी किसी भी लेवल पर उनके साथ किसी एंगेजमेंट के बारे में कोई सोच विचार भी हो रहा है सरकार में? इसमें दो चीज़ें हैं सौरभ। एक तो ये कि प्रधानमंत्री के स्तर पे ऐसा कोई भी इंगेजमेंट अभी प्लान नहीं है, इन लोगों के साथ भी नहीं, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी नहीं, किसी और के साथ भी नहीं। आगे जो कुछ भी होगा वो श्रीनगर से या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाएगा। दूसरी चीज़ की हार्ड लाइनर से मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हैं, किस प्रकार के कनेक्शन में लिप्त हैं, फंडिंग को लेकर किस प्रकार से लिप्त हैं, उनके मामले में कोई भी डील नहीं दी जाएगी, ऐसा हमें बताया गया है। और अगले कुछ दिनों के अंदर सौरभ देखेंगे, बमुश्किल 10 से 15 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक बार फिर से बहुत कड़ी कार्रवाई होने जा रही है जम्मू कश्मीर में वैसे लोगों पे जो कि टेरर फंडिंग से जुड़े रहे हैं। और इसके लिए मुश्किल से 15 से 20 दिन हम इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो नतीजे आने शुरू है। तो केंद्र सरकार की जो लाइन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिस हिसाब से चल रहा है उसको आगे और बढ़ाना है और तेज किया जाना है। कानून जिस प्रकार का अपना काम कर रहा है, चाहे करप्शन को लेकर काम कर रहा हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काम कर रहा हो, टेरर फंडिंग को लेकर काम कर रहा हो, वो अपनी दिशा में और अपनी गति से काम करते रहेगा। और एक चीज की जैसे बार बार आप ये हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर ये बैठक क्यों, तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप इंटरनेशनल प्रेशर में काम करते हो, लेकिन जब भारत अलग थलग तो नहीं रह सकता, और ऐसी स्थिति में दुनिया के दूसरे देशों से जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ पर कश्मीर को लेकर जब कोई सवाल खड़ा किया जाता है तो खासतौर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से प्रेरित होकर, तो ऐसी तस्वीरें उनका मुंहतोड़ जवाब देती हैं कि कैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, हमने डीडीसी का इलेक्शन कराया, बाकी राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक फ्रेम में महबूबा मुफ्ती, प्रधानमंत्री, उसके अलावा उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सब दिखाई देते हैं तो वो एक बड़ी मजबूत तस्वीर जाती है, स्ट्रॉन्ग पिक्चर होती है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक और लेना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास अपने सारे मेहमानों का एक फाइनल कमेंट लेने का समय जरूर रहेगा। आप उम्मीद करता हूं थोड़ा समय और देंगे हमें, जल्द लौट रहा हूं। 2.25 घंटे हो चुके हैं इस ऑल पार्टी मीटिंग को शुरू हुए प्रधानमंत्री आवास में, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अब मैं तीनों मेहमानों से मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, कॉमन सवाल। वैदिक साहब, पाकिस्तान, महबूबा मुफ्ती ने बात कही कि पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए, तो उनको बहुत ट्रोल किया गया, बड़ी खिंचाई उनकी हुई, लेकिन आपकी क्या राय है इस पर? मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल गलत नहीं है, जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। सबसे पहले जो सुषमा स्वराज हमारी छोटी बहन हमेशा कहती थी और बहुत अच्छी बात कहती थी, जो मैं बराबर 20 बरस से कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान से कहें कि भाई हमारा कश्मीर वापस करो, तब बैठ के दोनों कश्मीर के बारे में बात हो और रास्ता निकले। कश्मीर में 4 पार्टियां हैं मेरी राय में, भारत सरकार है, हमारे कश्मीरी हैं, उनके कश्मीरी हैं और पाकिस्तान सरकार है। चारों को बैठ के बात करना चाहिए और बड़े प्रेम से ये रास्ता निकल सकता है। वो जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसके 3-4 प्रधानमंत्रियों, तथा कथित प्रधानमंत्रियों से मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई और हमारे भी शेख अब्दुल्ला से लेके अब तक सभी लोगों से बातचीत होती रही है, हुर्रियत के लोगों से। मैं समझता हूं कि अगर नरेंद्र भाई इसकी जिम्मेदारी लें कि ये मुझे करना ही है, तो साल भर में वो चारों पार्टियों को इकट्ठा करके इस मामले को हल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मुशर्रफ के ज़माने में वैसा मेरे पास समय कम है, मैं बाकी दोनों मेहमानों को भी राय लेना चाहता हूं, माफी चाहता हूं मैंने आपको रोका। आप लेकिन इससे सहमत हैं कि बात होनी चाहिए। जनरल दुआ, पाकिस्तान से एंगेज करने का क्या ये कोई सही समय है या भविष्य में कब? मेरी समझ से
हालांकि ये एक पॉलिटिकल इश्यू है, लेकिन मेरी समझ में ये शायद सही समय नहीं है। वो मैं इसलिए कहता हूं कि इस वक्त पहले हमें आपस में राय बनानी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे अंदर ही बहुत डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर, यानी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और जितने और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं। फिर दूसरा, जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के अलग अलग कुछ वॉइसेस आ रही हैं, तो हमें आपस में पहले हार्मनी बनाने की जरूरत है। और इसलिए मेरी समझ से ये सही वक्त नहीं है किसी और से एंगेज करने का। मैं जरूर कहता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर है और हम ये टेररिज्म में, मिलिटेंसी में, इन्फिल्ट्रेशन में देखते आए हैं, लेकिन इस वक्त हमें आपस में कंसेंसस बनाना ज्यादा जरूरी है, ताकि दूसरे उनको बात से इन्वॉल्व करें। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि आज नहीं तो कल कभी पाकिस्तान के साथ मेज पर बैठना पड़ेगा? देखिए, मैं जनरल सतीश दुआ से बिल्कुल सहमत रखता हूं इस बात के ऊपर, और इस वक्त हमको अपनी जो अंदरूनी हालत है उनको जरा ठीक करना है, और जब हम अंदरूनी हालत को ठीक कर पाएंगे और उसको मजबूत कर पाएंगे, वो समय होगा पाकिस्तान से बात करने का। ये समय इस वक्त ठीक नहीं है। हमको अभी अपने देश के अंदर, अपने प्रांत के अंदर ठीक करना है और वहां पर सहमति लेनी है लोगों की। जब वहां पर स्ट्रांग पोजीशन होगी तो हम फिर उस वक्त पाकिस्तान से बात कर सकेंगे उस एरिया के बारे में जो उनके कब्जे में है। और अब जाते जाते एक शॉर्ट रिएक्शन देवेंद्र, इस पर आपका मैं लेना चाहूंगा। आपके पास सरकार के अंदर की खबर रहती है, क्या इस वक्त की मौजूदा सरकार की कश्मीर की जो भी स्ट्रैटेजी है उसमें पाकिस्तान कहीं भी कोई फैक्टर है? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं सौरभ, सिवाय इस बात के कि आतंकवाद का उसका जो प्रयोजन पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर में, इसके अलावा या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो उसकी दमनकारी नीतियाँ हैं, इसके अलावा भारत सरकार की सोच में कश्मीर को लेके पाकिस्तान की कोई भूमिका नज़र नहीं आती है। और बार बार इस बात को हमें कहा जा रहा है कि जब तक पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप प्रभावी ना हो, जब तक वहाँ मिलिट्री चलाए या ISI ही चलाए वहाँ के शासन को, फिर बाकी किसी और चीज़ की उम्मीद करना बहुत ही बेमानी है, कोई मतलब नहीं है। कम से कम कश्मीर के संदर्भ में उनकी कोई भूमिका भारत की सरकार अभी नहीं देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का करूंगा मैं आपके समय के लिए। वैदिक जी, जनरल VP मलिक, जनरल सतीश दुआ, आप लोगों ने बहुत इंसाइट दिया हमें, कश्मीर के बारे में जानकारी हमारी बढ़ी, इस विषय के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी। धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। अभी हम कुछ नॉन पॉलिटिकल गेस्ट के साथ कश्मीर पर ये चर्चा देखी, बातचीत देखी। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे राजनीतिक लोग, एक पॉलिटिकल पैनल। आज मुकाबला कश्मीर पर ही होगा। 5 मिनट बाद देखिए मुकाबला अजय कुमार के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।